सभी का डाउटनट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय चल रहा है जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। तो आज भी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका की जब संरचना पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें आएंगी, और आज भी आएंगे क्या, क्विज 2 बार। तो वो बच्चे जो कह रहे थे सर 4 प्रश्न क्यों आ रहे हैं, भैया कम लाओ तो दिक्कत, भैया ज्यादा लाओ तो दिक्कत। अरे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करो तभी तो नीट निकलेगा ना भाई। तो मैक्सिमम प्रश्न करने की कोशिश किया करें, ठीक है। हमेशा कमी क्यों करनी, जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, स्टार्टिंग में 2, लास्ट में 2। ठीक है, चलें आगे। तो बेटा जी बात कर रहे थे किसकी, प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको मात्र क्या बताया था, सबसे पहले बाहर से अंदर जाते हुए मैंने आपको बताया था क्या, कोशिका आवरण। याद आ रहा है? और ये भी बताया था कोशिका आवरण जो है वो बना हुआ है 2 कि 3 संरचनाओं से। 3 संरचनाओं से, सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। जिसमें से हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ग्लाइकोकैलिक्स, हमने पढ़ ली कोशिका भित्ति। ये दोनों हमने पढ़ लिया था, डिटेल में पढ़िए, एक एक चीज पढ़ी है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कोशिका झिल्ली की। समझ में आ गया? अब हम तीसरा आखिरी सदस्य किसका, कोशिका आवरण का, 3 झिल्लियों से मिलकर बनी हुई थी ना। ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, कोशिका भित्ति पढ़ लिया, आप क्या पढ़ने वाले हैं, कोशिका झिल्ली, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली भी बोल देते हैं। आइए पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा जी, तीसरा कोशिका झिल्ली। ठीक है, जिसको हम जीव द्रव्य झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए जी अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर याद रखनी है आपको। ठीक है, और थोड़ा सा ना विश्वास भी रखिएगा अपने टीचर पर। जो आपका टीचर पढ़ा रहा है थोड़ा सा विश्वास रख लीजिएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सफिशिएंट है। आपको एक्स्ट्रा पूछना है पूछ लीजिए, एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं ना वो अनुभव के आधार पर पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ा सा विश्वास करके पढ़ लिया करें। ठीक है, हाँ जी बेटा जी ध्यान से सुनिएगा। कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली, अब इसमें सबसे पहला बिंदु जो आपने याद रखना है वो ये, क्या ये कोशिका आवरण की सबसे अंदर वाली झिल्ली है या नहीं। आप सीधा बोलेंगे हाँ सर, कोशिका आवरण की जो तीसरा भाग जो था वो कौन थी, कोशिका झिल्ली। कौन है, कोशिका झिल्ली है। तो हम यही तो बोलेंगे कोशिका आवरण का सबसे अंदरूनी भाग जो है वो कौन है, कोशिका झिल्ली है। चलो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये देखने से भी पता लग जाता है, सामान्य सी बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनना। ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ध्यान से सुनना, ये जो कोशिका झिल्ली होती है बेटा जी भूलना नहीं है आपने, ये किससे बनी होती है, किससे बनी होती है। तो याद रखना आपने ये लिपिड और प्रोटीन से, मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। आप बोलेंगे सिर्फ लिपिड और प्रोटीन होता है, नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी होता है ना, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होती है, आयन भी होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये आयन होते हैं। ठीक है, ये भी होते हैं, लेकिन मेन कौन मिलता है, यानी अगर मैं 100% की अगर बात करूं तो कोशिका झिल्ली में लगभग 90% क्या मिलते हैं, लिपिड और प्रोटीन मिलते हैं मिलाकर। जैसे 50% ये है तो 40% ये है, कहीं 48% ये है तो कहीं ना कहीं ये, मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया कम हो गया, ज्यादा हो गया कम हो गया, वो ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन मैक्सिमम जो पदार्थ जो किसमें मिल रहा है, कोशिका झिल्ली में, वो क्या मिल रहा है, लिपिड और प्रोटीन मिल रहा है। याद रखना क्या मिल रहा है, लिपिड और प्रोटीन मिल रहा है मैक्सिमम, किसमें, कोशिका झिल्ली में। भूल मत जाना इस चीज को, याद रखना। ठीक है, चलें आगे, अब ध्यान से सुनना। अब आप पूछेंगे सर लिपिड कौन से मिलते हैं, भूलना नहीं है, नीट का प्रश्न है ये, नीट में पूछा गया। जो लिपिड मिलती है वो कौन सी मिलती है, फॉस्फो लिपिड मिलती है।
कौन सी लिपिड मिलती है? फॉस्फोलिपिड मिलती है। अब आप बोलेंगे सर फॉस्फोलिपिड का मतलब, जरा सोचिए बालक, अगर लिपिड के साथ में फॉस्फेट समूह जोड़ दूं, कौन सा समूह जोड़ दिया? फॉस्फेट, तो क्या बोलूंगा? फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो याद रखना क्या मिलती है? फॉस्फोलिपिड मिलती है। और प्रोटीन जो मिलता है वो मुख्य रूप से मिलता है ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। अब साहब आप बोलेंगे सर ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? बेटा जरा सोचिए, क्या आपने लिपिड को रूपांतरित किया, मॉडिफाई किया, लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट समूह जोड़ दिया तो क्या बोला उसको? फॉस्फोलिपिड। उसी तरीके अगर प्रोटीन के साथ क्या जोड़ दूं? ग्लाइकोजन जोड़ दूं। क्या जोड़ दूं? ग्लाइकोजन, जो एक कार्बोहाइड्रेट है, जोड़ दूं तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, है ना? तो जरा सोचिए मेरे भाई कि ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? जब प्रोटीन का रूपांतरण कर दिया। फॉस्फोलिपिड क्या है? जब लिपिड का रूपांतरण कर दिया, लिपिड के साथ फॉस्फेट समूह जोड़ दिया तो क्या कहलाएगा? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन के साथ ग्लाइकोजन जोड़ दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन। तो सोच समझकर मुझे बताएं, झिल्लियों में जो प्रोटीन और लिपिड होते हैं, क्या वो सामान्य होते हैं कि रूपांतरित होते हैं? रूपांतरित होते हैं। लिपिड किस रूप में? फॉस्फोलिपिड। और प्रोटीन किस रूप में? ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में मिलता है। खत्म, खल्लास। चलें आगे, अब ध्यान से सुनना बेटा जी। ये फॉस्फोलिपिड की ना दो स्तर होती हैं। क्या बोला? फॉस्फोलिपिड की द्विस्तर होती है। अब आप बोलेंगे सर द्विस्तर का मतलब? देखो, द्विस्तर का मतलब क्या होता है? दो लेयर, है ना? अब इधर देखो, वैसे तो ये बाद में आएगा लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं। देखो, ये एक लिपिड है। क्या बोला? ये एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, अणु है। ये एक और लिपिड, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। दिमाग लगाएं, क्या यहां पर एक स्तर बन रही है? स्तर एक। आप बोलेंगे हाँ सर बन रही है। चलो जी, अब मुझे बताएं, देखकर ये बताएं, बस इतनी सी बात, लिपिड की कितनी स्तर दिखाई दे रही है आपको? कितनी स्तर है लिपिड की यहां पर? आप बोलेंगे सर दो। एक ये भी स्तर है सर, एक ये भी स्तर है ना? कितनी स्तर है? दो स्तर है। तो मैंने क्या बोला? लिपिड की कितनी स्तर है? दो स्तर है। और इन्हीं स्तरों के अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी और बाहर भी क्या मिल रहे हैं बेटा जी? याद रखने हैं आपने, क्या मिल रहे हैं? प्रोटीन मिल रहे हैं। क्या आया समझ में? क्या बोला? लिपिड की कैसी स्तर है? आप बोलेंगे सर दो स्तर है। देखो, ये एक, ये दूसरी, ठीक है? ये लिपिड की दो स्तर है और इनमें क्या मिल रहे हैं? प्रोटीन मिल रहे हैं। या तो अंदर मिल रहे हैं या बाहर मिल रहे हैं, है ना? अब जरा सोच समझकर देखिएगा जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, दिख रहा है ये डायग्राम? इसमें आपको लिपिड की दो स्तर दिख रही है, एक ये दिख रही है। और इसके अंदर धसे हुए प्रोटीन नहीं दिख रहे, क्योंकि ये एक एनिमेशन है, ये वास्तविक डायग्राम नहीं है। ध्यान से सुनना, ये सिर्फ एक एनिमेशन है। सिर्फ यहां पर लिपिड की स्तर को दिखाने के लिए मैं ये लेकर आया था, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो याद रखना बेटा जी, यहां पर भूलना नहीं है आपने कि ये जो कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली जो है, ठीक है, ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। पहला बिंदु, लिपिड कौन से होते हैं? फॉस्फोलिपिड होते हैं, यानी लिपिड को आपने मॉडिफाई कर दिया, उसके साथ फॉस्फेट समूह जोड़ दिया, वो वाले फॉस्फोलिपिड्स होते हैं यहाँ पर। और प्रोटीन कौन से होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ दो तो क्या कहलाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। लिपिड की दो स्तर मिलती हैं, जिसके अंदर भी और बाहर भी कौन होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना काफी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए, नीट में जो प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो ये बेटा यहां से बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या बनता है वो भी ध्यान से सुनना। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा वो भी ध्यान से सुनना। और वो दूसरा बिंदु है, देखिए ये अभी तक पहला ही बिंदु चल रहा है, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा बिंदु, यानी मैं इसको नंबर दूंगा बी। नंबरिंग भी इसी तरीके से याद रखनी। देखिए, पढ़ क्या रहे थे? कोशिका झिल्ली, जिसका पहला बिंदु मैंने आपको ये बता दिया, लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है ये सब कुछ। अब दूसरा बिंदु ध्यान से सुनना। दूसरा बिंदु ये है कि ये जो जीव द्रव्य झिल्ली है या ये जो कोशिका झिल्ली है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्या ये
अपारगम्य होती है, चयनित पारगम्य होती है, अर्ध पारगम्य होती है या पारगम्य होती है? तो पहले तो मैं आंसर दे देता हूं, फिर मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये चयनित पारगम्य होती है। ये चयनित पारगम्य होती है। ये प्रश्न बनता है, याद रखना, किसमें? नीट में, कि प्रोकैरियोटिक, कौन सी कोशिका पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली जो होती है कैसी होती है? चयनित पारगम्य, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल, चयनित पारगम्य। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। चलिए, अब आप पूछेंगे सर है क्या चयनित पारगम्य का मतलब क्या होता है? यही पूछेंगे ना। आइए समझाता हूं, ध्यान से सुनना। आइए देखिएगा बेटा, मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूं, फिर जाकर ये चीज समझ में आएगी कि सर चयनित पारगम्य का मतलब क्या होता है। जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, एक सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछता हूं बेटा, ये मेरे पास एक गिलास है, इस गिलास में मैंने पानी डाल दिया, जो मैंने आपसे पहले भी बताया था। पानी यानी जल क्या है? विलायक है। ये आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। कौन? जल जो है वो एक विलायक है, जिसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब जरा सोचिए, इसमें अगर मैंने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी। तो चीनी कौन है? जरा सोचिए, चीनी कौन है यहां पर? चीनी है विलय यानी सॉल्यूट। चीनी कौन है? विलय यानी सॉल्यूट। और पानी क्या था? विलायक। पानी क्या है यहां पर? जल क्या है? विलायक है। जब चीनी यानी विलय विलायक में घुल जाएगी, यानी विलय जब विलायक में घुल जाएगा तो क्या बनेगा? आप सीधा बोलेंगे सर विलियन। मैं बोलूंगा हाँ जी बिल्कुल, सॉल्यूशन। आप बोलेंगे सर बार बार यही चीज क्यों बताते हो? ये आपने पहले भी बताया था राइबोसोम में। हाँ बताया था, सुन लोगे तो क्या हो जाएगा? एक बार कोई दिक्कत हो जाएगी ना? नहीं ना? समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना। अब ये जान पूछ के पढ़ा है, क्यों बताया? ध्यान से देखिएगा। मान लो ये एक जार है जिसके बीच में ये है झिल्ली। ये एक जार है पहला, और ये दूसरा। इनके बीच में मैंने ये लगा दी झिल्ली। क्या लगा दी? झिल्ली। ठीक है बेटा, इधर भी मैंने डाल दिया पानी, इधर भी मैंने डाल दिया पानी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, यानी यहां पर भी मैंने डाल दिया विलायक यानी जल, और यहां पर अब मैं डालने वाला हूं विलय। क्या डालने वाला हूं? विलय। चीनी डाल दी मान लेते हैं, या चलो विलय इस बार थोड़ा अलग ले लेते हैं। यहां पर मैंने डाली सोडियम आयन। क्या डाल दिए? सोडियम आयन। और सोडियम आयन क्या है यहां पर? विलय है। ठीक है, जबकि यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर जो मैंने डाले हैं वो डाले हैं पोटेशियम आयन, और पोटेशियम आयन भी क्या है? विलय है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? अब समझना इस चीज को, आगे ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। ये एक झिल्ली है, इस झिल्ली के इधर क्या था? विलायक था, जल था। इधर भी विलायक है, जल है, जिसमें सोडियम आयन है जो विलय है, यहां पर पोटेशियम आयन है जो विलय है। ठीक है, अब क्या होगा? ध्यान से सुनना, अब क्या होने वाला है समझना इस चीज को, ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे बोलूं ये झिल्ली पोटेशियम आयन को यहां से यहां जाने दे रही है,
और सोडियम आयन को भी यहां से यहां जाने दे रही है। यानी किसको जाने दे रही है? इधर से उधर या उधर से इधर, किसको जाने दे रही है? आप बोलेंगे सर विलय को जाने दे रही है। मैंने कहा चलो ठीक है, पानी को इधर से इधर जाने दे रही है। यानी कुल मिलाकर ये झिल्ली विलय को भी और विलायक को भी, विलय और विलायक दोनों का क्या करा रही है? स्थानांतरण करा रही है। क्या करा रही है? दोनों का क्या करा रही है? स्थानांतरण करा रही है। विलय का भी और विलायक दोनों का स्थानांतरण करा रही है। बेटा जी ये झिल्ली, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं और सोच समझकर मुझे बताएं। ऐसी झिल्ली को मैं बोलूंगा क्या? पारगम्य, परमिएबल। क्या बोलते हैं? पारगम्य यानी परमिएबल। तो मेरे ख्याल से आपको सिंपल सा मीनिंग समझ में आया होगा कि पारगम्य झिल्ली क्या होती है, परमिएबल झिल्ली क्या होती है। एक ऐसी झिल्ली जो दोनों को, किसको? विलय और विलायक दोनों का स्थानांतरण होने दे, रोके ही ना, किसी को नहीं रोका, ना विलय को रोका ना विलायक को रोका, दोनों का एक्सचेंज होने दिया। ऐसी झिल्ली क्या कहलाएगी? पारगम्य। अब उदाहरण भी तो याद रखना, मेन है एग्जाम्पल। उदाहरण याद रखना कौन? कोशिका भित्ति। कौन बेटा जी? कोशिका भित्ति जो होती है, याद रखना कौन? कोशिका भित्ति जो होती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? कैसी होती है? याद रखना एक तरह की पारगम्य झिल्ली होती है। आने जाने, बेटा वैसे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए। कोशिका भित्ति एक मृत भाग था। कैसा भाग था? मृत। दोनों को आने जाने देगा, पानी को अंदर भी जाने देगा, बाहर भी जाने देगा, विलय को अंदर भी जाने देगा, बाहर भी जाने देगा। कौन? कोशिका भित्ति। कैसी है? एक तरह की पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अब आते हैं बेटा जी यहां पर एक दूसरे प्रकार की झिल्ली का नाम, जरा ध्यान से सुनना। अपारगम्य, इंग्लिश में बोलते हैं इम्परमिएबल। क्या बोला? अपारगम्य, इम्परमिएबल। ठीक है, अब देखिए बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? अपारगम्य की, इम्परमिएबल की। यहां पर शब्द आ रहा है पारगम्य, यहां पर आ रहा है अपारगम्य। यहां पर था परमिएबल, यहां पर इम्परमिएबल। मेरे ख्याल से एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। एक ऐसी झिल्ली जो ना ही विलय को और ना ही विलायक का, ना ही विलय को और ना ही विलायक को, दोनों का स्थानांतरण नहीं होने देगी, यानी स्थानांतरण नहीं होने देगी, उसको हम क्या बोलेंगे? अपारगम्य। नीट की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। विलय और विलायक दोनों का स्थानांतरण नहीं होने देगी, ऐसी झिल्ली को हमने बोला अपारगम्य। अब इसका उदाहरण ध्यान से सुनना, इसका एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। इसका एग्जाम्पल याद रखना। आप सभी ने अपनी साइकिल में टायर देखा है, किससे बना होता है? रबड़ से, है ना? तो रबड़ का जो आवरण होता है, वो जो रबड़ का जो आवरण होता है, वो रबड़ की जो झिल्ली होती है, कैसी होती है? याद रखना अपारगम्य। ना ही जल को ना ही विलय दोनों को आने जाने देगी, क्या होगी? अपारगम्य। और एक और उदाहरण बताऊं, आपने ना कई बार जैसे स्कूल में जब जाते थे तो मम्मी क्या करती थी? खाना देती थी, है ना? तो कई घरों में क्या होता है, मम्मी जो होती है क्या करती है, खाना जो होता है उसमें रोटियां जो होती हैं वो एक फॉइल पेपर के अंदर, देखिए आपने देखा होगा कई बार रेस्टोरेंट से भी जब हम खाना मंगवाते हैं तो फॉइल पेपर होता है ना, एल्यूमिनियम फॉइल। कौन सा बेटा? एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो होता है, देखा है आपने? एल्यूमिनियम का जो फॉइल पेपर होता है जिसमें रोटी रख देते हैं, है ना? तो वो जब चढ़ा देते हैं तो आर पार नहीं हो पाता, खाना गर्म रहता है, रोटी गर्म रहती है ना? यानी कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो होता है वो भी विलायक और विलय के स्थानांतरण को रोकता है। यानी ये भी क्या है? अपारगम्य झिल्ली। रबड़ का आवरण भी क्या है? अपारगम्य झिल्ली। अपारगम्य जो ना ही विलायक को और ना ही विलय को, दोनों को आने जाने ना दे, अपारगम्य। दोनों को आने जाने दे,
पारगम्य। चलो जी, दो प्रकार की झिल्लियां हमारी हो गई है। अब तीसरी, ध्यान से सुनना, तीसरी जो है उसका नाम है अर्ध पारगम्य, जिसको हम, अच्छा इसको इंग्लिश में लिख दिया मैंने, हाँ लिख दिया। अर्ध पारगम्य को हम बोलते हैं बेटा सेमी परमिएबल। क्या नाम देते हैं? सेमी परमिएबल। अब अर्ध पारगम्य का मीनिंग जरा देखिए। देखिए पारगम्य वर्ड यहां पर आ रहा है, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? अर्ध। अर्ध का मतलब होता है आधा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए यहां पर, देखिएगा ध्यान से सुनना बेटा जी। मैंने आपसे बोला कि यहां पर आदान प्रदान किस किस का हो सकता है? आपने बोला सर दो ही चीजें यहां पर है ही, दो, एक विलय है और एक विलायक। और कुछ है क्या? नहीं, एक ही विलय है और एक विलायक है ना? एक विलय है और एक विलायक है। मैंने बोला ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं दो चीजें, दो में से केवल एक का ही आदान प्रदान हो तो क्या कहा जाएगा? दो में से केवल एक का हो, क्या बोला जाएगा? आधा भाग ही तो एक्सचेंज हो रहा है। अगर दोनों एक्सचेंज होते तो क्या बोलता है? पूरा भाग एक्सचेंज हो रहा है। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, मैंने बोला केवल दो ही तो चीजें, एक विलायक है और एक विलय है। अब इन दोनों में से केवल एक चीज जो है या तो इधर से इधर या इधर से इधर आए, एक, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक आए, तो मैं यही तो बोलूंगा कि ये दोनों मिलकर 100% है। ये दो ही तो चीज मिल रही है यहां पर, मिलकर 100% है, जिसमें से केवल एक ही आदान प्रदान होगा, यानी 50% का ही तो एक्सचेंज होएगा। केवल 50% भाग ही तो इधर से उधर जा रहा है, एक तो जा ही नहीं रहा, दूसरा जा रहा है। तो क्या जरा सोचिए, ऐसी झिल्ली को मैं क्या बोलूंगा? जो केवल आधे भाग को ही जाने दे रही है, यानी दोनों में से केवल एक ही चीज जा रही है, दूसरी नहीं जा रही। अगर दोनों जाने देती तो पारगम्य। अब आधे को जाने देगी, केवल एक चीज को जाने देगी दोनों में से, तो क्या बोलूंगा? अर्ध पारगम्य। तो याद रखना, ऐसी झिल्ली जो सिर्फ विलायक को स्थानांतरित होने दे, किसका स्थानांतरण? सिर्फ विलायक का स्थानांतरण होने दे, ऐसी झिल्ली को हम क्या बोलेंगे बेटा जी? अर्ध पारगम्य। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है? जो सिर्फ विलायक का स्थानांतरण होने देती है, विलय का नहीं। यानी आप थोड़ा सा सोचिए, यहां पर अगर मान लो ये झिल्ली जो है ये अर्ध पारगम्य है ना, ये केवल पानी को इधर से इधर जाने देगी, केवल पानी को। समझ में आया? ना ही सोडियम आयन इधर जा सकता है, ना ही पोटेशियम आयन इधर आ सकता है, पानी इधर से उधर जा सकता है। तो जरा सोचिए, केवल विलायक जो है उसका एक्सचेंज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, विलय का नहीं हो रहा है। तो ऐसी झिल्ली क्या कहलाती है बेटा जी? याद रखना है आपने, अर्ध पारगम्य। ठीक है, अब इसका उदाहरण भी ध्यान से सुनना, इसका एग्जाम्पल। आपने सुना होगा कई बार ना, कई लोग होते हैं जिनकी किडनी खराब हो जाती है ना, जिनकी किडनी खराब हो जाती है। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा, उत्सर्जन तंत्र एक अध्याय था हमारा। किडनी जब खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति को एक मशीन, मैं बोलूंगा उस व्यक्ति को एक मशीन के साथ जोड़ा जाता है। उसके रक्त में जो भी विषैले पदार्थ है उनको छाना जाता है। एक कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करता है एक यंत्र जिसका नाम होता है डायलिसिस मशीन। सुनाइए, डायलिसिस मशीन, जिसको हम बोलते हैं अपोहन यंत्र। क्या नाम देते हैं? अपोहन यंत्र नाम देते हैं। अब जरा सोचिए, अपोहन यंत्र, डायलिसिस मशीन, ये तो नाम सुना होगा ना, पक्का सुना होगा बेटा। इस मशीन के अंदर ना, ध्यान से सुनना, इस मशीन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इस मशीन के अंदर एक झिल्ली का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है सेलोफेन झिल्ली। सेलोफेन
झिल्ली। तो सेलोफेन झिल्ली जो होती है, सेलोफेन मेम्ब्रेन जो होती है, वो इस यंत्र के अंदर लगाई जाती है। अब ये मत पूछना क्या कार्य करती है, जब आएगा चैप्टर तो बता दिया जाएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना सा, सेलोफेन झिल्ली एक झिल्ली है जो इस यंत्र में लगाई जाती है, जो कार्य क्या करेगी बताया जाएगा। वैसे क्या है याद रखना, ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो केवल और केवल किसका आदान प्रदान होने देती है, भूल मत जाना, केवल किसका, जल का, यानी विलायक का, विलय का आदान प्रदान नहीं होने देती है। भूल मत जाना इस चीज को। कैसी होती है सेलोफेन झिल्ली, अर्ध पारगम्य होती है, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, अब आखिरी झिल्ली जिसका नाम है चयनित पारगम्य। क्या नाम है बेटा जी, चयनित पारगम्य, जिसको हम सेलेक्टिव परमिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल चयनित पारगम्य। ठीक है, अब देखिए नाम में देखिए यहां पर पारगम्य तो आ गया, लेकिन उसके पहले क्या आया है, चयनित। अब चयनित का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव। सेलेक्टिव का मतलब सेलेक्ट करना। अब देखना समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा, देखिएगा बेटा। मैंने बोला ये जो झिल्ली है ये है चयनित पारगम्य। क्यों बोला, देखना ध्यान से देखना बेटा। ये झिल्ली ना क्या कर रही थी, देखिएगा। ये झिल्ली सिर्फ सोडियम आयन को, किसको, सिर्फ सोडियम आयन को यहां से यहां जाने दे रही थी, पोटेशियम आयन को नहीं जाने दिया। क्या बोला, सोडियम आयन को जाने दे रही थी, किसको जाने नहीं दिया, पोटेशियम आयन को नहीं जाने दिया। यानी इस झिल्ली ने सेलेक्ट किया, चयन किया, किसका, विलय का। लेकिन रुको तसल्ली, ध्यान से सुनो। ये झिल्ली ने चयन किया किसका, इस विलय का, इसका नहीं किया। यानी ये झिल्ली जो होती है वो चयन करती है किसका, विलय का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन ये जब विलय यहां से यहां जाएगा तो अकेला नहीं जाएगा, ये विलय किसके साथ जाएगा, विलायक के साथ जाएगा। यानी यहां से यहां सोडियम आयन जाएगा तो सही, लेकिन अकेला नहीं जाएगा, किसके साथ जाएगा, विलायक के साथ जाएगा। ऐसी झिल्ली जो सेलेक्ट करेगी किसको, विलय को, एक निश्चित विलय को। लेकिन वो विलय का जब स्थानांतरण हो रहा होगा ना, तो अकेला विलय नहीं जाएगा, उसके साथ साथ विलायक भी जाएगा। तो याद रखना बेटा, ऐसी झिल्ली जो निश्चित विलय को विलायक के साथ स्थानांतरित करती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी, याद रखना, चयनित पारगम्य झिल्ली। ये भूलना नहीं है आपने। ठीक है, जिनको समझ में आ गया, बहुत सिंपल तरीके से बोला कि ये झिल्ली चयनित पारगम्य, जिसने चयन की किसका, सोडियम आयन का, सोडियम आयन को जाने दिया, पोटेशियम आयन को जाने दिया। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा क्या था बेटा, झिल्लियों में कौन होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, झिल्ली में क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन होते हैं ना। अब यहां इसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं जो केवल सोडियम आयन को जाने दे रहे हैं, पोटेशियम आयन को जाने नहीं दे रहे। उसी प्रकार इससे पहले वाली जो झिल्ली थी कौन सी, अर्धपारगम्य, उसमें विशेष प्रकार के प्रोटीन होंगे। यानी काम कौन संभाल रहा है, ये प्रोटीन संभाल रहे हैं झिल्ली के अंदर। याद रखना, ये जो पारगम्य है, अर्धपारगम्य, चयनित पारगम्य है, अपारगम्य, ये काम कौन संभाल रहा है एक झिल्ली का, प्रोटीन करते हैं। ये देख रेख कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। ये भी याद रखना कि यहाँ पर अंदर विशेष प्रकार के प्रोटीन थे जो सोडियम आयन को जाने दे रहे थे जल के साथ, पोटेशियम आयन को जाने नहीं दे रहे थे। यानी ये झिल्ली क्या हो गई, ये चयनित पारगम्य हो गई, जिसने चयन किया है किसका, विलय का। अब मैंने बोला ना ये सोडियम आयन को जाने दे रही है, ना पोटेशियम आयन को जाने दे रही है, ये जाने दे रही है किसको, विलायक को। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन है वो निर्धारित कर रहे हैं केवल जल जा सकता और कुछ नहीं जा सकता।
अब ये मान लेते हैं ये जो झिल्ली है इसने बोला कुछ नहीं जाएगा, यानी इसके अंदर के प्रोटीन नहीं चाहते कि कोई भी यहां से यहां जाए, तो अपारगम्य। और फिर हमने बोला इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो किसी को भी आने जाने देंगे, वो क्या कहलाएगी? पारगम्य। खत्म, इतनी सी बात थी। तो बेटा जी मेरे ख्याल से चयनित पारगम्य झिल्ली का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब आप फाइनल सी बात पूछेंगे, सर उदाहरण? बेटा जी उदाहरण मैंने आपको बताया, मैं, आप, जीवाणु और शार्क और बड़ी बड़ी वेल मछली, यानी सबसे छोटा जीव कौन है? सोचिए, माइकोप्लाज्मा था ना। सबसे बड़ा जीव कौन है? वेल मछली है। वेल, याद रखना, जल में वेल, स्थल पर हाथी, है ना। यानी सबसे बड़े जीव से लेकर सबसे छोटे जीव की अगर मैं बात करूं या संपूर्ण जीव जगत की बात करूं, सभी जीवों की कोशिका झिल्ली से लेकर जितनी भी झिल्ली है, सारी की सारी झिल्ली जो एक जीव में मिल रही है, ध्यान से मेरी कान खोलकर ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? जितने भी जीव हैं सभी जीवों में मिलने वाली झिल्लियां कैसी होती हैं? चयनित पारगम्य, यानी जैविक झिल्ली। जैविक झिल्लियां जो होती हैं, अब जैविक का मतलब सजीवों में मिलने वाली झिल्ली, अब चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली हो, चाहे वो हरित लवक की झिल्ली हो, चाहे वो लाइसोसोम की झिल्ली हो, चाहे वो कोशिका की झिल्ली हो, कोई भी झिल्ली हो, चाहे वो जीवाणु में हो, चाहे मेरे अंदर हो, चाहे वो वेल मछली में हो, चाहे किसी भी जीव में हो, सारी की सारी झिल्लियां जो होती हैं जो कोशिकाओं के ऊपर मिल रही हैं और कोशिका के अंदर जो अंगक है उनमें भी जो अगर मिल रही हैं, हमेशा कैसी होती हैं? चयनित पारगम्य होती हैं। भूल मत जाइएगा इस चीज को, भूलना मत। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। ये तो बात हो गई, आपको समझ में आ गई है, और मेरे ख्याल से ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? चयनित पारगम्य। ये समझ में आ गया होगा कि चयनित पारगम्य का मतलब क्या होता है? जो एक निश्चित विलय का चयन कर कर उसको जाने देगी, लेकिन किसके साथ? विलायक के साथ। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब क्या होता है ना बेटा जी, एनसीईआरटी होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें गलत भी होती है, कुछ पुरानी चीजें होती है जो मिसप्रिंट हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि पहले की जो एनसीईआरटी थी, आप चाहे देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, पहले की जो एनसीईआरटी थी, आज से करीबन अगर मैं बात करूं 7-8 साल पुरानी, है ना, तो पहले की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, किसकी? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, किसकी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो कोशिका झिल्ली होती है कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, पहले की एनसीईआरटी में। लेकिन अभी जो प्रेजेंट में आधुनिक जो एनसीईआरटी जो है, लेटेस्ट पब्लिकेशन जो है एनसीईआरटी का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कैसी होती है? चयनित पारगम्य होती है। तो हमें एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो याद रखना कैसी होती है भाई? चयनित पारगम्य होती है, भूलना नहीं है, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, ये भी याद रखना। मैं यूकैरियोटिक, मेरी भी कोशिका झिल्ली कैसी है? चयनित पारगम्य। प्रोकैरियोटिक की कोशिका झिल्ली कैसी है? चयनित पारगम्य। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। चलें आगे, अब आगे चलते हैं बेटा जी। अब जो मैंने पढ़ाया है, समय हुआ है किस चीज का? आपके क्विज का। रेडी हो जाइए, क्योंकि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। उपरोक्त में से कौन अपारगम्य झिल्ली है? इनमें से कौन अपारगम्य झिल्ली है? रबड़ आवरण, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सेलोफेन झिल्ली। अपारगम्य। चलिए दूसरा प्रश्न बेटा जी, अर्धपारगम्य झिल्ली किसको स्थानांतरित होने देती है? अर्धपारगम्य झिल्ली किसको स्थानांतरित होने देती है? विलय को, विलायक को, विलयन को, या कोई नहीं? अर्धपारगम्य किसको स्थानांतरित होने देती है? चलिए समय हुआ समाप्त बेटा जी। आइए डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न था बेटा जी हमारा यहां पर, उपरोक्त में से कौन
अपारगम्य झिल्ली है। मैंने आपको बताया था अपारगम्य झिल्ली जो ना ही विलय को और ना ही विलायक दोनों को किसी को भी आने जाने ना दे, वो क्या थी आपकी अपारगम्य। और कौन थी याद करिए, मैंने आपको 2 उदाहरण बताए थे। रबड़ का आवरण बोला था, होता है ना, रबर ट्यूब होती है ना, है ना, एक तो वो। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या भैया, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर बताया था ना। तो 2 चीजें याद रखनी, जिसमें से एक दे रखी है क्या, रबर का आवरण। आंसर हो जाएगा हमारा पहला, ठीक है। दूसरा, अर्धपारगम्य झिल्ली किसके स्थानांतरित होने देती है। अर्धपारगम्य झिल्ली जो है वो किसको स्थानांतरित, अर्धपारगम्य, नाम में क्या रहा है अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, यानी 2 में से कोई एक चीज जाएगी, हाफ चली गई, है ना। कौन गई थी याद करिए, अर्धपारगम्य झिल्ली केवल किसको जाने दे रही थी, सेलोफेन मेम्ब्रेन। सेलोफेन झिल्ली उदाहरण था, क्या था, जो सिर्फ और सिर्फ विलायक को यानी जल को आर पार होने दे, उसको हमने बोला था अर्धपारगम्य झिल्ली। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। देखिए आप में से कितने बच्चे हैं जिनका ये आंसर है, सोचिए आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये आंसर दोनों लगाए हैं, सोचना, ठीक है। चलें आगे। ये बेटा जी अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते और ध्यान से सुनना। अभी कोशिका झिल्ली खत्म थोड़ी ना हुआ, अभी तो कोशिका झिल्ली में मात्र 2 बिंदु पढ़ाए हैं, है ना। बच्चे बोले सर इतना लंबा क्यों लग रहा है। अरे बेटा पढ़ लो, स्पीड पकड़ लेंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ना सीख तो जाओ कि पढ़ाई कैसे होती है। हो सकता है आप में से कई जानते हो कि कैसे पढ़ाई होती है, लेकिन मुझे विश्वास है आप में से 50 to 60% ऐसे बच्चे होंगे जो न्यू होंगे, है ना, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो बस इस स्पीड से जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी जो है ना, पढ़ने की जो क्षमता है ना, जो वो बढ़ेगी ना, उसके बाद स्पीड तेज करो, डेफिनेटली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हर साल हर बैच में इसी तरीके से पढ़ाता हूं। पहले चैप्टर को बड़े आराम से तसल्ली से पढ़ाया जाता है। अब खुद सोचो ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। जब आप पहले या दूसरी कक्षा में आए थे और अभी जब आप पढ़ रहे हो, कब आराम से पढ़ाया गया था, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको सिखाया गया था ना, ABCD का खा गा गा, है ना। एकदम से तुरंत तो नहीं बता दिया था कि कोशिका ये होती है, कोशिका की खोज इसने करी थी, इसने ये फलाना ढिमका, नहीं ना। हर चीज का एक रूल्स और रेगुलेशन होते हैं ना। बस ये मेरे रूल्स हैं, समझ लेना। आराम से तसल्ली से धीरे धीरे कर कर पढ़ाना, ताकि इसका विकास हो। जिस दिन ये विकास हो गया ना ढंग से, फिर हम तेज भी कर देंगे, समझना इस चीज को। चलिए आइए बेटा जी, हम यहां पर बात कर रहे थे किसकी बेटा, यहां पर हमारी बात चल रही थी किसकी, कोशिका झिल्ली की। किसकी बात चल रही थी, कोशिका झिल्ली की बात चल रही थी, जिसमें मात्र मैंने आपको अभी तक सिर्फ 2 ही बिंदु बताए हैं, सिर्फ 2 बिंदु बताए। सोचो अभी तक क्या, कि कोशिका झिल्ली किससे बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन से। लिपिड कौन सा, फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन। ये पहला बिंदु। दूसरा मैंने आपको बताया कैसी होती है, चयनित पारगम्य होती है। किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कैसी होती है, चयनित पारगम्य। ये 2 बिंदु मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब तीसरा बिंदु ध्यान से सुनना। ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये तीसरा बिंदु, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि A B ऑलरेडी बता दिया था, अब है बारी C की। ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, ये देखो, इधर देखो, क्या आपको कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ घुमाव लेते हुए दिखाई दे रही है, अंदर की तरफ वलन लेते हुए दिखाई दे रही है। बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल दिख रही है। वलन का मतलब घुमाव, ठीक है। तो जरा सोचिए, क्या ये कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन है या नहीं है। आप बोलेंगे हाँ सर अंतर्वलन है। अब बेटा इन अंतर्वलन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना क्या, कोशिका झिल्ली अंतर्वलन लेती है। कौन, कोशिका झिल्ली क्या लेती है, अंतर्वलन। और इन अंतर्वलन को बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इन अंतर्वलन को बोला जाता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मीजोसोम। कई जगह मीजोसोम भी मिल सकता है, लेकिन आप सिंपल याद रखना क्या, मीजोसोम क्या है बेटा जी, अंतर्वलन है। कौन होते हैं अंतर्वलन, जो अंदर की तरफ घूम जाते हैं। अब ये थी कोशिका झिल्ली जो अंदर की तरफ क्या हो गई है, घूम गई है। भैया इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब जरा देखना, ध्यान से सुनना, ये जो मीजोसोम है, इससे सबसे पहला प्रश्न जो नीट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। आप बोलेंगे सर फिर क्यों बता रहे हो,
कुछ जगह चीजें बतानी जरूरी होती है। जैसे मीजोजोम जो होती है, ध्यान से सुनना, मीजोजोम जो है इनकी खोज किसने करी, क्योंकि ये कई बार बच्चे पूछ लेते हैं सर मीजोजोम की खोज किसने करी है। तो याद रखना, एक वैज्ञानिक जिसका नाम नहीं भूलना है आपने, क्या 1960 में फिट्जजेम्स, कौन? फिट्जजेम्स। 1960 में फिट्जजेम्स ने मीजोजोम की खोज करी थी। क्या बोला? फिट्जजेम्स ने 1960 में मीजोजोम की खोज करी थी। ठीक है, मीजोजोम क्या है मैंने आपको बता दिया भैया, ये एक प्रकार के अंतरवलन है, अंदर की तरफ घूमी हुई संरचना है। कौन? मीजोजोम। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। चलें आगे। अब इधर देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से कॉमन सेंस लगाइएगा और देखिएगा, देखिएगा। देखिए मैंने यहां पर 3 प्रकार के, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर 3 प्रकार से मीजोजोम दिखाए हैं, आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं। देखिए ये वाला मीजोजोम, ये भी अंदर की तरफ घूमी हुई संरचना, ये भी अंदर की तरफ घूमी हुई संरचना, और ये भी अंदर की तरफ घूमी हुई संरचना। तीनों दिखाई दे रही हैं आपको? कंफ्यूजन तो नहीं है? चले ना आगे, देखिएगा तीनों दिख रही। अब तीनों में अंतर क्या है देखिएगा बेटा, ये अंदर की तरफ घूमकर थोड़ी सी फूल गई है ना। ऐसे मीजोजोम, ध्यान से सुनना, ऐसे मीजोजोम जो होते हैं, ऐसे मीजोजोम जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, क्या? पुट्टिका। पुट्टिका क्या बोलते हैं? पुट्टिका। जबकि ये वाला देखिए, ये वाला, ये कैसी दिख रही है? आप बोलेंगे सर ये तो एक नलिका की जैसी दिख रही है। मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल, नलिका। पुट्टिका, नलिका। अब इसको देखो जरा, इसको आप बोलेंगे सर ये भी तो नलिका है। बिल्कुल है, लेकिन क्या ये नलिका इस नलिका से लंबी है या नहीं है, है ना? तो ऐसी लंबी लंबी अगर होंगी नलिकाएं तो इनको बोला जाता है पटलिका। क्या बोलते हैं? पटलिका। तो अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए, मीजोजोम किन किन आकृति में मिल रहे हैं, सोचिए। आप बोलेंगे सर 3 रूप से मिलते हैं, या तो पुट्टिका के रूप में, गोल 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 अंदर की तरफ गोल घुमाव लेकर, या नलिका के रूप में, या बड़ी बड़ी नलिका के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पटलिका। तो आपने याद रखना है, भूलना नहीं है, ये प्रश्न नीट में बनता है। क्या? मीजोसोम 3 रूप से मिलते हैं। मीजोजोम 3 रूप से मिलते हैं। कौन कौन सा? पुट्टिका, नलिका, पटलिका। पुट्टिका, नलिका और पटलिका। अब आप कहीं कहीं पूछेंगे सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, वो भी मैं बताता हूं। बेटा पुट्टिका को बोलते हैं वेसिकल्स, नलिका को बोलते हैं ट्यूब्यूल्स, और पटलिका को बोलते हैं लैमिला या लैमिली बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 3 रूप से मिलती हैं। कौन बेटा जी? मीजोजोम। अब जरा सोचिए, मैंने आपको मीजोजोम के बारे में क्या क्या बता दिया। फटाफट 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 जल्दी से रिवाइज करें, क्योंकि मुझे पता है पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और चला जाता है, मेरा भी चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है। कंसंट्रेशन बनाइएगा, वापस से घुसिएगा। क्या पढ़ाया था मैंने आपको बोला कि कोशिका झिल्ली पढ़ रहे। कोशिका झिल्ली में मात्र हमने 3 चीजें पढ़ी। पहला क्या पढ़ा कि भैया किससे बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन से, यानी लिपिड और प्रोटीन से, मुख्य कण जो थे हमारे। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु हमने पढ़ा कैसी होती है? चयनित पारगम्य होती है। अब जब चयनित पारगम्य क्या होती है ये बताया, उसी के साथ साथ बाकी 3 और पारगम्यता के आधार पर हमने झिल्लियां देखी, अपारगम्य, अर्ध पारगम्य, चयनित पारगम्य और पारगम्य, ये पढ़ा। फिर हम बात कर रहे हैं कि ये जो कोशिका
झिल्ली जो होती है, जो प्रोकैरियोट्स में, सिर्फ याद रखना ये प्रश्न बनता है, क्या प्रोकैरियोट्स में अंतर्वलन ले रही है, यूकैरियोट्स में नहीं लेती है। याद रखना ये कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोट्स में अंदर की तरफ घूम जाती है, जिसको बोलते हैं मीजोसोम, जिसकी खोज 1960 में फिट्ज जेम्स ने करी थी। ये मीजोसोम्स 3 रूप में मिलते हैं, या तो गोलाकार होंगे यानी पुट्टिका के रूप में, वेसिकल्स या छोटी छोटी नलिका के रूप में, या बड़ी बड़ी नलिका जिनको हम बोलते हैं पटलिका के रूप में। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई है। अब आप पूछेंगे फाइनली सर कार्य क्या है इनका, यही पूछेंगे ना सर इनका कार्य क्या है, काम क्या कर रही है ना, फंक्शन क्या है इनका। आइएगा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं चीज बताने वाला हूं सीरियस नोट पर सुनिएगा, क्योंकि बहुत बार कार्य से प्रश्न उठा है मीजोसोम का। अब क्या कार्य, ध्यान से देखना बेटा। ये मीजोसोम, ये वाली देखो, ये वाली पटलिका दिख रही है ना। अब जरा सोचिए, यहां से पटलिका बनी और सोचिए यहां से भी पटलिका बनती है, एक लंबी सी बनती ना। अब इधर से एक पटलिका बनी, इधर से एक पटलिका बनी, पटलिका बनते 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 आगे बढ़ते 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 सोचिए क्या हो जाता, दिमाग लगाएं क्या हो गया। बोलेंगे सर विभाजन हो गया कोशिका का, तो मैं बोलूंगा हाँ भैया बिल्कुल। लो जी, कार्य क्या है, ये कोशिका विभाजन में सहायता करती है। यानी सेल का अगर डिवीजन होना है, किसका, कोशिका का विभाजन होना है, तो कराने के लिए किसमें, प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कान खोलकर सुन लीजिएगा। प्रोकैरियोट्स में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होती हैं कौन, यही मीजोसोम्स। पहला कार्य समझ में आ गया। दूसरा ध्यान से सुनना बेटा जी, आपको याद आ रहा है कहीं ना कहीं, ध्यान से सुनना, आपको याद आ रहा होगा कहीं ना कहीं हमने बात करी थी कि, अब देखो वो मैं हटा देता हूं ताकि, क्योंकि हमारा पहला फंक्शन समाप्त हो गया, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है नग्न होता है, गोलाकार होता है, एक ही होता है। बोला था नहीं बोला था, ये है, ये है, समझ में आ गया। ये क्या है बेटा जी, ये हमारा डीएनए है, आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है। अब जरा सोचिए, ये अगर आनुवंशिक पदार्थ है, कौन है बेटा, ये आनुवंशिक पदार्थ है, तो थोड़ा सा सोचिए और कॉमन सेंस लगाएं, दिमाग लगाएं। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। एक ऐसा पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मेरे अंदर मेरे माता पिता से मेरे अंदर क्या है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए आया ना। थोड़ा सा सोचिए, अगर मेरे माता पिता में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, दिमाग लगाओ सोचो, अगर मेरे माता पिता में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता तो मेरे अंदर क्या आता, कुछ नहीं होता, यानी मेरा निर्माण नहीं होता। तो जरा सोचिए, अगली पीढ़ी लाने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन लाने के लिए पिछली पीढ़ी से क्या आता है, आनुवंशिक पदार्थ आता है। अगर पिछली पीढ़ी में आनुवंशिक पदार्थ ना हो तो अगली पीढ़ी नहीं बनेगी, यानी नई नई पीढ़ियां अगर लानी है तो क्या होना चाहिए, आनुवंशिक पदार्थ का होना जरूरी है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, यहां पर आनुवंशिक पदार्थ है, हाँ है ना। अब थोड़ा सा सोचिए, एक आनुवंशिक पदार्थ से मेरे माता पिता से मेरे अंदर अगर आनुवंशिक पदार्थ आया तो मेरे माता पिता में भी है और उनकी एक कॉपी बनी होगी जो मेरे अंदर आई। मेरे मम्मी के अंदर आनुवंशिक पदार्थ है, उनकी एक कॉपी बनी, कॉपी समझ में आता है ना, जेरोक्स बनी, फोटोकॉपी बनी और वो मेरे अंदर आई। पिता से भी सेम टू सेम हुआ होगा। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, क्या मीनिंग है। 12वीं कक्षा में ना एक अध्याय है वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हम पढ़ते हैं डीएनए की प्रतिकृति, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यानी एक डीएनए जो होता है वो अपनी कॉपी बनाता है, डुप्लीकेट करता है, समझ में आ रहा है ना, द्विगुणित हो जाता है, या द्विगुणित ना बोलकर मैं बोलूंगा नकल उतार लेता है। यानी कुल मिलाकर ये एक डीएनए था, इस डीएनए ने अपने ही जैसे
2 डीएनए बना लिए। तो जरा सोचिए, फोटोकॉपी जब हम करते हैं तो एक पन्ना लेकर जाते हैं, लेकिन जब आते हैं तो 2 होते हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि उस एक से हमने 2 बना लिए। बस वही था, डीएनए एक था लेकिन हमने क्या कर दिया, डीएनए का रेप्लिकेशन कर दिया, फोटोकॉपी कर दी है, डुप्लीकेशन कर दिया है, प्रतिकरण कर दिया है ना। तो एक से कितने बना दिए? 2 बना दिए हैं। अब एक तो मेरे, जैसे ये मेरे मान लो मम्मी का डीएनए था, है ना, मम्मी के डीएनए ने प्रतिकरण किया, करने से 2 बने, 2 में से एक तो मम्मी के अंदर रह गया और एक मेरे अंदर आ गया, यानी मम्मी से मेरे अंदर आएगा तो मम्मी वाला जो है उसको अपने आप को भी बनाए रखना और एक कॉपी भी बनानी पड़ेगी, करेगी ना। तो डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, ऐसी सेम टू सेम पापा के अंदर भी हुआ होगा, तभी तो वहां से भी एक कॉपी, वहां से एक कॉपी मेरे अंदर आई, मम्मी से एक कॉपी मेरे अंदर आई। आई होप इतना सा कॉमन सेंस, अब बिल्कुल बेसिक सी चीज तो समझ में आ गई होगी। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह समझा रहा हूं, शायद समझ में आ गई होगी। अब जरा सोचिए, कहीं ना कहीं ये एक जीवाणु है, इस जीवाणु से अगली संतति आनी है, अगली पीढ़ी आनी है, अगली पीढ़ी अगर आनी है तो इसको अपना आनुवांशिक पदार्थ इसकी क्या बनानी पड़ेगी? कॉपी। यानी इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण या प्रतिकरण करना पड़ेगा ना। अब वो प्रतिकरण जब करना होगा तो उसको एक सहारा चाहिए, उसको एक जगह चाहिए जहां पर वो टिक सके, जहां पर वो एक जगह एकत्रित हो सके, टिक सके, सहारा चाहिए। वो सहारा कौन देगा? याद रखना, कौन? वो सहारा दे रहा है कौन बेटा जी? मीजोजोम। तो याद रखना, मीजोजोम का अगला कार्य ये डीएनए के प्रतिकरण में सहायता करता है। डीएनए के प्रतिकरण में सहायता करता है। मेरे ख्याल से ये वाला बिंदु भी समझ में आ गया। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का? चलें, चलिए नेक्स्ट, तीसरा और आखिरी सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी। बेटा जी आप जरा सोचिए, मैं जिंदा हूं? हाँ जी हूं। आप जिंदा हैं? हाँ जी हैं। कैसे? सोचो कैसे। आप बोलेंगे सर मैं बोल सकता हूं, देखो मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, उठ रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, सो रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, क्या खर्च हो रही है मेरी? ऊर्जा। कोई भी कार्य करने के लिए भैया क्या चाहिए? ऊर्जा। यानी कुल मिलाकर सारी चीज जो है वो टिकी हुई है किस पे? ऊर्जा पे। सोचिए मेरे शरीर में अगर ऊर्जा नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, क्या मैं जिंदा रहूंगा? नहीं, मर जाऊंगा, है ना। क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। अब जरा सोचिए, ऊर्जा है तभी तो कार्य कर रहा हूं, ऊर्जा है तभी तो बोल रहा हूं, ऊर्जा है तभी तो लिख रहा हूं, ऊर्जा नहीं होगी तो धड़म खत्म। तो सारी चीज किस पर टिकी हुई है? ऊर्जा पर। बेटा ऊर्जा कौन बनाता है? ऊर्जा का ग्रह कौन होता है? मेरा शरीर अगर कोशिका से बना हुआ है तो मेरी कोशिकाओं में ऊर्जा है। मेरी कोशिकाओं में ऊर्जा कौन उत्पन्न कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। पता है ना, याद है ना, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिकाएं ऊर्जा का ग्रह होता है, भूले तो नहीं है। अब जरा सोचिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। कौन है? एक कोशिका अंगक है ना। उस माइटोकॉन्ड्रिया में, ध्यान से सुनना, उस माइटोकॉन्ड्रिया में, कान खोलकर सुनिएगा, उस माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रक्रिया चल रही है जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है? रेस्पिरेशन, श्वसन, जहां पर ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है। अब जिनके ऊपर से गया है कृपया करके वापस से सुनना। क्या? श्वसन एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम भोजनीय पदार्थ जो होता है जैसे ग्लूकोज, उसको तोड़ते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं श्वसन। ये मत बोलना सांस लेना सांस छोड़ना श्वसन होता है, नहीं, ये होता है संवातन। क्या होता है ये? संवातन, ब्रीदिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। श्वसन का मतलब जो भोजनीय पदार्थ है उसको तोड़ना, ताकि क्या उत्पन्न हो सके बेटा जी? ऊर्जा। ठीक है। अब जरा सोचिए, ये श्वसन प्रक्रिया कहां पर हो रही है मेरे अंदर, मेरी कोशिका में कहां पर होती है? मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना अभी के लिए, वैसे तो कोशिका द्रव्य में भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है, लेकिन मेन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, सूत्र कणिका में होती है। अब सूत्र कणिका में भोजन को तोड़ा जाएगा, ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, ऊर्जा का ग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है कि नहीं? आप बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का ग्रह है। क्या बना रहा है? ऊर्जा बना रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ना। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसको जिंदा रहना है, इसको कार्य करने हैं। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। मेरी कोशिका में कार्य हो रहे थे, इस कोशिका में भी कार्य होंगे।
मेरी कोशिका में अगर कार्य हो रहे हैं तो मेरी कोशिका में ऊर्जा किसने उत्पन्न करी? माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कौन उत्पन्न करेगा? आप बोलेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया। अरे बुड़बक, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई कोशिकांग नहीं होता सिवाय राइबोसोम के। अब जरा सोचिए यहां पर ऊर्जा उत्पन्न कौन करेगा? तो याद रखना, भूलना मत, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन करता है? याद रखना, श्वसनीय एंजाइम। अब अगर ये भारी पड़ रहा है तो थोड़ा सा साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ इतना सा, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं श्वसनीय एंजाइम जो भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं वैसे ही श्वसनीय एंजाइम इसके अंदर मिल रहे हैं, वैसे ही श्वसनीय एंजाइम इनमें मिल रहे हैं। किन में मिल रहे हैं? मीजोजोम में मिल रहे हैं। जरा सोच समझकर मुझे बताएं, सिंपल तरीके से सोचना। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है मेरे अंदर यूकैरियोटिक कोशिका में। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं ऐसे एंजाइम जो श्वसन कराएंगे, जो ऊर्जा उत्पन्न कराएंगे। बस इतनी सी बात समझ में आई। अब मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया यहां तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि इनमें कोशिकांग नहीं होते। जब कोशिकांग नहीं होंगे तो बेटा ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी? हमने बोला सर ये जो मीजोजोम है ना, सर ये जो मीजोजोम है ना, इन मीजोजोम, ध्यान से सुनना, इन मीजोजोम के अंदर मिलेंगे क्या? श्वसनीय एंजाइम, यानी ये मीजोजोम श्वसन करेंगे और ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अब इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, क्या मैं ये बोल सकता हूं यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोकैरियोटिक कोशिका के मीजोजोम सेम कार्य करते हैं? क्या करते हैं? सेम कार्य करते हैं। बोल सकता हूं ना? अब आगे एक और चीज और सुन लो बेटा, जरा सोच समझकर मुझे बताइएगा, आपने ये वर्ड सुना है समजात? समजात और समजात अंगक और समरूपी अंगक नाम सुना होगा। समवृत्ति सुना है ना? समजात और समवृत्ति। समजात और समवृत्ति क्या अंतर होता है जानते हैं? इसको होमोलोगस बोलते हैं और इसको एनालोगस बोलते हैं। जानते हैं दोनों में क्या अंतर है? एक सिंपल तरीके से मैं आपसे बोलता हूं। देखो ये दो संरचनाएं हैं, ठीक है? इसका कार्य मारना है और इसका कार्य जो है वो जोड़ना है। यानी देखो दोनों की संरचना सेम है लेकिन कार्य क्या है? अलग अलग है, ठीक है? अब मैंने बोला ये देखो और ये देखो, इसका कार्य मारना और इसका कार्य भी मारना। अब जरा सोचिए, संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य क्या है? समान है। तो याद रखना, ऐसी संरचना जो एक समान होती हैं लेकिन कार्य अलग अलग होता है, उनको हम बोलते हैं समजात, होमोलोगस। लेकिन ऐसी संरचनाएं जो दिखने में अलग अलग हैं लेकिन कार्य उनका समान होता है, उनको हम बोलते हैं समवृत्ति। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लीजिएगा और सोच समझकर मुझे बताइएगा। बेटा मीजोजोम मैंने आपको दिखाई दिए ऐसे होते हैं, बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में आपको बता देता हूं ऐसा होता है। अब आप मुझे बता दीजिए, सोच समझकर मुझे बता दीजिएगा, क्या माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिखते हैं क्या मीजोजोम? माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिख रहे हैं क्या आपको मीजोजोम? नहीं ना। अब जरा सोचिए, संरचनाएं मीजोजोम और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अलग अलग है लेकिन कार्य समान था या नहीं था? एक जगह था ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोजोम समवर्ती एक दूसरे के समवर्ती है। बताना, बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? समवर्ती का मतलब संरचना अलग अलग, कार्य समान। संरचना अलग अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया मीजोसोम बिल्कुल अलग है, लेकिन कार्य कहीं ना कहीं समान था। नहीं था, श्वसन कर रहे थे, ऊर्जा उत्पन्न कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। बताएं। इसी के साथ बेटा हमने खत्म किया है कोशिका आवरण, जिसमें हमने ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, कोशिका भित्ति पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली पढ़ ली है। ठीक है, ये हमारा यहां जाकर पूरा हुआ है कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, या चलिए आगे ही चलते हैं। ये हमारा कोशिका आवरण पूरा हो चुका है, 3 संरचना हमने पूरी पढ़ ली। अब मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने 3 स्तरें देख ली हैं। कौन कौन सी 3 स्तरें देख ली हैं? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स देख लिया, फिर कोशिका भित्ति देख ली, और फिर हमने कोशिका झिल्ली देख ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली अंदर से वलन लिए हुए थी। ये कोशिका झिल्ली है, जिसने अंदर से क्या ले रखा था? वलन ले रखा था। उन वलन को, अंतर वलन को बेटा जी हमने बोला था क्या? मीजोसोम बोला था। यहां तक की पूरी हमारी कहानी हो चुकी है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अंदर है क्या? कोशिका द्रव्य। अंदर क्या है? कोशिका द्रव्य। अब उस कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीजें मिलने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा जी वो हम पढ़ेंगे कब? नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जरा सोचिए, जो अब तक मैंने आपको बताया है पूरा समझ में आ गया है? जो आज सारी चीजें पढ़ाई हैं, मेरे ख्याल से एक एक बिंदु क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें आगे। हाँ जी बेटा जी, यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीज समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम सब कुछ ऑलमोस्ट मेन चीज अब पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। अब थोड़ी सी चीजें रह गई हैं जो हमें इसके कोशिका द्रव्य में पढ़नी है, जो मैंने बोला आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा। हिंट दे देता हूं मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा। राइबोसोम हम ऑलरेडी पढ़ चुके, थोड़ी सी चीज रह गई है राइबोसोम की। आनुवांशिक पदार्थ थोड़ा सा रह गया है, और एक छोटा सा टॉपिक रह गया अंत्यवृष्ट पिंड। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्रोकैरियोटिक कोशिका खत्म कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या? यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब बेटा जी समय हुआ है 1 मिनट रिवीजन, यानी जो आज मैंने आपको पढ़ाया उसके बारे में बताऊं। देखिए आज हमने किस चीज की बात करी है बेटा? आज हमने पूर्ण रूप से बात करी है प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली की। मेन पूरा लेक्चर हमारा कोशिका झिल्ली पर निकला है, जो जरूरी भी था। कोशिका झिल्ली सब कुछ बताया, कैसी किससे बनी हुई है, कैसी प्रकृति है, चयनित है कि अर्ध है कि पारगम्य है कि अपारगम्य, सब बताया। ठीक है, चारों प्रकार आपको समझ में आ गए होंगे क्या क्या होते हैं। फिर हमने मीजोसोम की बात करी, मीजोसोम के कार्य देखे, मीजोसोम के प्रकार देखे, किसने खोजा, ये सब कुछ। ठीक है, अब समय हुआ है बेटा जी किस चीज का? वापस से किसका? क्विज का। पहला प्रश्न पुनः वापस से आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। मीजोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? याद करिए, मीजोसोम की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? मेंडल ने, ह्यूगो डी व्रीज ने, रॉबर्ट हुक ने कि फिट्ज जेम्स ने? किसने मीजोसोम की खोज करी थी? चलिए दूसरा प्रश्न बचे, माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम एक दूसरे के क्या हैं? समजात, समवर्ती, दोनों ए और बी, या कोई नहीं? क्या हैं? एक दूसरे के क्या हैं बेटा जी? ये आपने बताना है, एक दूसरे के क्या हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोसोम एक दूसरे के क्या हैं? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। पहला प्रश्न था बच्चों हमारा यहां पर
कि मीजोजोम की खोज किसने करी है? आप अच्छे तरीके से जानते हैं मीजोजोम की खोज फिट्जजेम्स ने करी है। कुछ मत छोड़ो ना, क्यों छोड़ना? जो चीज बता रहा हूं उसको कुछ मत छोड़ो, है ना? जो चीज मैं बता रहा हूं उसको बिल्कुल मत छोड़ो, एक एक चीज याद रखनी है। और जो कहा जा रहा है बस वही करो, जितना कहा जाए उतना कर लो, सफिशिएंट होगा। जितना कहा जा रहा है सफिशिएंट होगा, अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। कृपया करके अपनी बुद्धि मत लड़ाइएगा कि सर ये वो ऐसा वैसा। जितना पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है, बहुत है, काफी है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोजोम एक दूसरे के क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और मीजोजोम एक दूसरे के क्या थे? समजात थे क्या? नहीं, संरचना अलग अलग थी लेकिन कार्य क्या था? समान, यानी एक दूसरे के क्या थे? समवर्ती थे। भूलना मत इस चीज को। ठीक है, तो ये था बेटा जी आज का टोटल क्विज। सारे प्रश्न मेरे ख्याल से एक एक बच्चे ने सही आंसर किए होंगे, आई होप किए होंगे। ठीक है, अब बेटा जी आपको होमवर्क जो है